हेलो गाइज, दिस इज मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो गाइज, अगर आप पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। और मैंने साथ में जो है वो हिंदी की भी कुछ वीडियोस डाली हैं और सीटेट की वीडियोस डाली हैं। तो अगर आप ये सब वीडियोस देखना चाहते हो आप मेरे चैनल पे आकर देख सकते हो। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक करेंगे। सबसे पहले आज हम करने वाले वही है पॉलिटिकल साइंस के बारे में कि पॉलिटिकल साइंस है क्या, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या इसका स्कोप है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ही पॉलिटिकल साइंस। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं कि पॉलिटिकल साइंस जो है यानी राजनीति शास्त्र कैसे कहते हैं इसे हिंदी में, कब इसकी शुरुआत हुई, तो अगर मैं इसकी बात करूं, मैं कहूं कि जब से जो है वो मानव का इतिहास जब से शुरू हुआ है, जब से मानव का यहाँ पर जन्म शुरू हुआ है, तब से ही जो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो है वो शुरू हो गई थी। पॉलिटिक्स कैसे, आपने देखा है कि जैसे मनुष्य, हम होमो सेपियंस की बात करें तो शुरू में मनुष्य ने जो है वो धीरे धीरे अपने आप को जो है कई तरह के विकास में ढाला, है ना। उसके बाद धीरे धीरे आपको पता है कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी बनता गया। वो पहले अकेला रहता था, फिर परिवार के साथ रहना शुरू किया। इस तरह से फिर ऐसे संगठन वगैरह जो है उसने कई बनाए, फिर एक बड़े से कबीले जैसे में वो रहने लगा, है ना। तो तब से पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई थी, क्योंकि जब एक साथ में सारे ये रहने लगे, तो जैसे अगर मैं बात करूं एक संगठन बनाने लगे, एक समूह में बना रहने लगे, तब कुछ ऐसे समूह में रहने के कुछ नियम वगैरह शुरू हो गए। नेता समूह का कौन होगा, जैसे कहते हैं ना मुखिया, उसको चुनने के नियम शुरू हो गए धीरे धीरे। इस तरह से तब से जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हो गई थी। यानी बहुत पुराना विषय हम इसे कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस को। तो अगर यहाँ हम दो व्यू पॉइंट की बात करेंगे, एक तो है ट्रेडिशनल, जिसके अकॉर्डिंग हम पॉलिटिकल साइंस समझेंगे कि होती क्या है। ठीक है, ट्रेडिशनल, और दूसरा है मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी। ठीक है, ट्रेडिशनल का मतलब ट्रेडिशनल मतलब परंपरागतवादी और मॉडर्न यानी आधुनिक। ठीक है, तो परंपरागत वादी जो है वो क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में, और जो आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं विद्वान, वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में अपने क्या दृष्टिकोण रखते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है पॉलिटिकल साइंस के बारे में, वो है कि जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट वाले जो विद्वान है वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो जो राज्य है यानी देश, राज्य और यहाँ की जो सरकार होती है राज्य में, जैसे भारत एक राज्य है यानी एक देश है, और यहाँ जो सरकार है किस तरह से बन रही है, सरकार किस तरह से जो है वो काम कर रही है, कहते हैं उस सब के अध्ययन को ही जो है वो पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। ये परंपरागतवादी मानते हैं। लेकिन जो मॉडर्न व्यू पॉइंट को अपनाते हैं विद्वान, वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ राज्य या सरकार के अध्ययन को ही नहीं कहा जाता है, बल्कि वो सारे तत्व जो इन सब की कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं, जो किसी ना किसी तरह से जो है वो राजनीति से संबंधित होते हैं, राजनीतिक गतिविधियां करते हैं, चाहे कोई भी चीज हो वो। ठीक है, वो सारे पॉलिटिकल साइंस में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह, वो भी पॉलिटिकल साइंस का ही एक हिस्सा माने जाते हैं। अगर आप अभी देख सकते हो दबाव समूहों का पॉलिटिकल साइंस में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, अगर उसको ही पॉलिटिकल साइंस में नहीं रखा जाएगा तो पॉलिटिकल साइंस को हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो है वो पॉलिटिकल साइंस हुई। ठीक है, आधे तत्व तो रह जा रहे हैं ना। अगर हम ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग बात करें तो मॉडर्न व्यू पॉइंट वाले, अगर आप अभी नॉन करंट में देख सकते हो, आप अपनी कंट्री की बात करो, इंडिया की बात कर लेते हैं हम। आपको पता है पॉलिटिक्स में क्या क्या आता है, धन भी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। आपको पता है कि पैसे से कितने वोट खरीदे जाते हैं, जाति भी पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है, धर्म पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है। ये जो लोग हैं, लोग तो ऑफकोर्स पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है ही, लोगों की थिंकिंग पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है, आइडियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है। मतलब जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू वाले जो इतने विद्वान हैं उन लोगों ने बोला कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ राज्य या सरकार के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है। जो कि ट्रेडिशनल वाले कहते हैं, वो कहते हैं कि जो भी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, कोई भी करता हो जो राजनीतिक गतिविधि में सम्मिलित हो, वो सारा जो है वो हमारा इसका पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके, अब हम पहले इसकी जस्ट पॉलिटिकल साइंस जो है इसके शब्द की बात कर लेते हैं कि किस शब्द से ये बना है। तो जो पॉलिटिकल शब्द है वो एक यूनानी शब्द है। ठीक है, यूनानी शब्द पॉलिस से बना है। ठीक है, पॉलिस
यूनानी शब्द पॉलिस, इसे जो आप हिंदी में भी पॉलिसी लिख सकते हो, ठीक है। इसको ये तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। पॉलिस से बना है। पॉलिस यानी क्या होता है? पॉलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट्स। सिटी स्टेट्स, इसे हिंदी में कहते हैं नगर राज्य, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है पॉलिस, ठीक है, जिससे बना है पॉलिटिकल साइंस। उसका मतलब होता है सिटी स्टेट्स यानी नगर राज्य। अगर मैं यूनान की बात करूं तो यूनान में क्या हुआ कि शुरू में अगर हम बात करें तो यूनान में क्या था कि छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे, यानी छोटे छोटे नगर राज्य थे, ठीक है। और वो जो नगर राज्य थे स्वतंत्र थे एक प्रकार से पूरी तरह से। जैसे अगर मैं एक दो नगर राज्य की बात बताऊं, जैसे है स्पार्टा, इस तरह के बहुत सारे नगर राज्य थे छोटे छोटे। उसमें छोटे छोटे सिटी स्टेट्स में यूनान जो है बटा हुआ था, और वो अलग तरह से मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र थे, अपना शासन किया करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आपको पता है जैसे समय परिवर्तित होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आर्थिक राजनीतिक हर तरह से चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो है कई तरह के चेंजेस आए, और उसके बाद ये जो सिटी स्टेट्स थे, छोटे छोटे राज्य थे, वो जो है वो आज के जो हमारे राज्य हैं यानी आज की जो हमारी कंट्रीज हैं उसमें बदल गए। तो ऐसा था कि जो सिटी स्टेट जो थे ना, उनकी स्टडी को ही जो है वो पॉलिटिकल साइंस कहा जाता था, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जो है इन सिटी स्टेट्स की स्टडी को कहा जाता था। और बाद में जब ये सिटी स्टेट्स बड़े हो गए यानी आज के देश बन गए, तो उसको जो है उनकी स्टडी को, जो आज की कंट्रीज की जितनी भी स्टडी होती है, उसको पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो पॉलिटिकल शब्द है वो यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से बना है, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट्स। और यूनान में ऐसे बहुत छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे, और इनकी स्टडी को जो है वो पॉलिटिक्स कहा जाता था। एक्चुअली में इनके जो सिटी स्टेट्स थे ना, इनकी स्टडी को पॉलिटिक्स कहा जाता था, ठीक है। और बाद में यही छोटे छोटे सिटी स्टेट जो है वो आज के देश बन गए, आज के बड़े बड़े जो राज्य हैं वो बन गए। उसके बाद इन बड़े बड़े राज्यों की स्टडी को जो है वो पॉलिटिकल साइंस कहा जाने लगा। और आपको पता ही है एरिस्टोटल के बारे में आपने सुना होगा। एरिस्टोटल, हिंदी में इनको अरस्तु कहा जाता है। आपको पता है ये फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, ये मतलब जो हमारे राजनीति शास्त्र है उसके पितामह का इनको कहा जाता है, फादर है ये, ठीक है। और इनकी जो फेमस बुक है पॉलिटिक्स, तो वो भी मतलब जो पॉलिटिक्स है उससे भी जो है पॉलिटिकल साइंस का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाम पड़ा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि पॉलिटिकल जो शब्द है वो आया कहाँ से और उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। और दो व्यू पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो ट्रेडिशनल वाले हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को कहते हैं कि राज्य और सरकार की स्टडी करना ही पॉलिटिकल साइंस होता है, लेकिन मॉडर्न वाले कहते हैं कि सिर्फ राज्य की स्टडी करना या वहां पाई जाने वाली सरकार की स्टडी करना ही पॉलिटिकल साइंस नहीं होता है। पॉलिटिकल साइंस में और भी बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारी चीजें जो है सम्मिलित होती हैं। यानी मॉडर्न वाले कहते हैं कि हर एक चीज जो किसी राजनीतिक गतिविधि से जुड़ी है वो पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग। अब हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का स्कोप, ठीक है। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग नहीं समझ में आया हो तो मैं इसको जो है वो बाद में फिर और डिटेल में करा सकती हूँ। इस वाले वीडियो में हम स्कोप पे ज्यादा फोकस करेंगे, पर इतना तो मीनिंग क्लियर हो ही गया होगा। स्कोप यानी इसका कार्य क्षेत्र। हम करने वाले हैं अभी इसके कार्य क्षेत्र के बारे में बात, ठीक है। पहला है स्टडी ऑफ स्टेट। स्टडी ऑफ स्टेट यानी राज्य का अध्ययन। तो देखो राज्य का अध्ययन ये तो पॉलिटिकल साइंस में जरूर ही आएगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि राजनीति का जो शुरुआत है या आरंभ है और राजनीति का अंत जो है मतलब ठीक है वो सारा जो है किससे होता है, राज्य से। क्योंकि आप देखो अगर राज्य ही ना बना होगा तो पॉलिटिक्स कैसे आएगी, है ना। तो वही वाली बात है कि जैसे कहते हैं ना कि पहले लोगों ने धीरे धीरे परिवारों से बड़े बड़े राज्यों में रहना शुरू किया, फिर जैसे राज्य बने
वैसे ही पॉलिटिक्स जो है वो आ गई थी। ठीक है, तो तभी कहते हैं कि जब राज्य से ही पॉलिटिकल साइंस चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है राज्य से ही, तो राज्य की स्टडी तो की जाएगी ना, इसमें बहुत जरूरी है फिर तो। ठीक है, तो राज्य की स्टडी में देखो क्या क्या स्टडी किया जाता है। एक तो है स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टडी ऑफ पास्ट, यानी पास्ट में क्या है कि राज्य के पास्ट की स्टडी की जाती है, यानी भूतकाल की, यानी इसमें स्टडी किया जाता है कि राज्य कैसे बना। ठीक है, राज्य के बनने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी थी, राज्य को बनने में जो है वो किस किस ने, हम कह सकते हैं कि भूमिका निभाई। ठीक है, और राज्य के बनने में जो है मतलब कि आज की जो राज्य, आज के जो हमारे राज्य हैं, यानी हमारे जो आज की कंट्रीज हैं, क्या शुरुआत में भी, पहले भी, जो राज्य का मतलब है देश, इस चीज को याद रखना कि तो ये पास्ट में ये स्टडी किया जाता है कि राज्य बना कैसे, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां आई, राज्य का उद्देश्य क्या था जब ये बना, और अभी का जो राज्य है क्या पहले भी यही सेम राज्य था, यही उद्देश्य थे कि राज्य के जो अभी हैं। ठीक है, ये सब स्टडी किया था। जैसे इसमें ये भी स्टडी किया था कि किस तरह से बना, जैसे कि पहले मनुष्य ने परिवार में रहना शुरू किया, धीरे धीरे बड़े बड़े फिर संगठनों में रहना शुरू कर दिया, फिर कबीलों में रहना शुरू कर दिया, उसके बाद वो छोटे छोटे राज्यों में रहना शुरू कर दिया, फिर वो छोटे छोटे राज्य हैं उस समय के अनुसार आज के राज्य बन गए, यानी आज के देश बन गए। इस तरह से राज्य का जो है वो निर्माण हुआ। तो इसमें जो है सब स्टडी किया जाता है पास्ट के बारे में कि राज्य का क्या उद्देश्य था, कैसे बना, किसने भूमिका निभाई इसके बनने में, ये सब जो है इसमें स्टडी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक तो उसका राज्य का पास्ट जो है वो स्टडी किया जाता है, देन सेकंड पे उसका प्रेजेंट स्टडी किया जाता है कि जो राज्य है वो वर्तमान में कैसा है, क्या उसके उद्देश्य हैं। ठीक है, ये सब जो है वो स्टडी किया जाता है कि अभी वर्तमान में राज्य के क्या उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो है वो क्या कर रहा है। ठीक है, और कौन कौन से साधन अपनाता है अपने जो है उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। ठीक है, पहले से जो पास्ट में राज्य था और अब जो राज्य है उसमें कितना परिवर्तन आ चुका है। ठीक है, और जैसा होता है कि इसमें माना जाता है कि राज्य जो है वो अपने लोगों के वृद्धि और विकास को ही अपना वृद्धि और विकास जो है वो मानता है। तो प्रेजेंट में वही स्टडी किया जाता है कि अभी राज्य का स्वरूप क्या है, राज्य के उद्देश्य क्या है, राज्य क्या जो है वो साधनों का प्रयोग कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं, पहले अगर हम अपने देश की बात करें, यानी राज्य में यूज कर रही हूँ शब्द, तो पहले राज्य में क्या था, आपको पता है कि पहले इतनी पार्टीज नहीं थी। अगर हम देश की बात करें, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम की बात करें, तब इतनी पार्टीज नहीं थी, कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व था। लेकिन आज उस टाइम के राज्य और आज के राज्य में, यानी हमारे आज के देश में कितना फर्क आ चुका है। अभी इतनी ज्यादा पार्टीज जो है वो आ चुकी है, इतना ज्यादा पार्टीज में कॉम्पिटिशन हो चुका है, जो कि शुरुआत में नहीं था। तो वही वाली बात है, सब स्टडी कहता है कि प्रेजेंट में क्या नई चीजें आई हैं, कौन सी चीजों में परिवर्तन हुआ है, राज्य का उद्देश्य अब क्या है, राज्य में पहले से लेकर अब क्या परिवर्तन आए हैं, लोगों की भलाई के लिए राज्य क्या कर रहा है, अभी की गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए क्या कर रही है। ये सब जो है वो प्रेजेंट में स्टडी किया जाता है एक राज्य की। ठीक है, देन उसके बाद वही है, इसका फ्यूचर भी जो है वो स्टडी किया जाता है राज्य का। इसका मतलब ऐसा है कि आपको पता है कि राज्य, जैसे अगर मैं इनकी बात करूं अरिस्टोटल की, अरिस्टोटल क्या कहते हैं कि राज्य का निर्माण क्यों हुआ, लोगों की आवश्यकताओं की वजह से राज्य का निर्माण हुआ। कैसे कहते हैं कि जब लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, तब लोगों ने जो है वो संगठित होकर रहना शुरू कर दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि वो एकता में बल है, कि इकट्ठे होकर रहेंगे तो ज्यादा चीजें आसानी से जुटा पाएंगे। तो जब लोगों ने एक साथ में रहना शुरू किया तो बड़े बड़े राज्य बन गए। तो लोगों की आवश्यकताओं की वजह से ही जो है वो राज्य बने। ठीक है, फिर राज्य जो है, आपको पता है अभी हमारी कंट्री, अपने राज्य की बात करें, भारत राज्य की बात करें, राज्य कंट्री, इस चीज को याद रख लेना। तो वो लोगों की भलाई के लिए कितना काम करते हैं ना, गवर्नमेंट सारे काम करते हैं, सड़क वगैरह बनवाना, ठीक है, स्कूल वगैरह बनवाना, स्वास्थ्य की, ये सब गवर्नमेंट करती है। हम चाहे टैक्स देते हैं, पर करती तो गवर्नमेंट है ना ये सारा। तो राज्य की क्या करता है, लोगों की भलाई के लिए काम करता है। तो इसलिए राज्य का निर्माण हुआ, ताकि लोगों की भलाई की जा सके। तो इसमें स्टडी किया जाता है कि फ्यूचर में भी जो है वो कहते हैं कि लोगों की आवश्यकताओं की वजह से अगर राज्य अस्तित्व में आया, लोगों की जरूरतों की वजह से राज्य बना, तो लोगों की जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। इसका मतलब राज्य का भी अंत नहीं होगा। जब तक लोगों की जरूरतें खत्म नहीं होंगी, आवश्यकताएं खत्म नहीं होंगी, तब तक राज्य भी खत्म नहीं होगा। तो इसमें यही स्टडी किया जाता है कि आज के और जो पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, उन सबको इकट्ठा करके आगे के लिए फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए कि लोगों की भलाई के लिए राज्य कैसे काम करे आगे फ्यूचर में। ये जो है वो उसमें स्टडी किया जाता है। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट है, ये पहला ही पॉइंट था कि राज्य की इसमें जो है वो स्टडी की जाती है। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट है
स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। इसमें स्टडी ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि अब इसमें जो है वो जो हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल साइंस में जो है वो गवर्नमेंट की भी स्टडी की जाती है, यानी सरकार की भी स्टडी की जाती है। अब सरकार की स्टडी करना तो जरूरी है। देखो, एक राज्य बनाया गया तो राज्य को चला कौन रहा है? गवर्नमेंट ही चला रही है ना राज्य को, तो गवर्नमेंट की स्टडी नहीं की जाएगी तो राज्य की स्टडी कैसे हुई पूरी? आपको पता है कि जो एक राज्य होता है उसके लिए 4 तत्व बहुत जरूरी होते हैं। गवर्नमेंट, जनसंख्या, उसकी टेरिटरी यानी हम उसके भूभाग की बात कर लें, सीमा की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला है गवर्नमेंट, जनसंख्या, भूभाग और प्रभुसत्ता। ठीक है, सॉवरेनिटी। ये 4 तत्व जो है एक स्टेट के लिए, एक राज्य के बनने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो गवर्नमेंट की स्टडी करना तो जरूरी है, तभी आप राज्य की स्टडी जो है सही से कर पाओगे ना। और आपको पता है कि राज्य को कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाती है। अलग अलग पार्टी जो है वो चुनाव वगैरह लड़ती हैं, गवर्नमेंट बनाती है। देन गवर्नमेंट एक राज्य में कानून व्यवस्था बनाती है, लोगों की भलाई के लिए काम जो है वो गवर्नमेंट करती है, नियम वगैरह गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, और अलग अलग तरह की गवर्नमेंट जो है वो हो सकती है। तो उसमें ये स्टडी की जाती है कि गवर्नमेंट किस तरह से बनती है, किस तरह से काम करती है, गवर्नमेंट की क्या जरूरत है, गवर्नमेंट को कौन बनाता है। और अलग अलग तरह की गवर्नमेंट जैसे लोकतांत्रिक है, ठीक है, तानाशाही गवर्नमेंट है, या अध्यक्षात्मक है, संघात्मक है, एकात्मक है। अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स जो है होती हैं। तो कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है लोगों के लिए, कौन सी गवर्नमेंट सही नहीं है लोगों के लिए, ये भी जो है वो उसमें स्टडी किया जाता है। जैसे अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करें, अपनी कंट्री की बात कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर तो आपको पता है कि सारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ही जो है सही मानेंगे, यहाँ तानाशाही गवर्नमेंट को तो लोग सही नहीं मानेंगे ना। तो उसमें ये सभी स्टडी किया जाता है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो कौन से देश के लिए या लोगों के लिए सही है तो क्यों सही है, कोई गवर्नमेंट सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। ये सब जो है वो इसमें स्टडी किया जाता है गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, ये हो गया। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। थर्ड पॉइंट है स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संगठनों का अध्ययन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो हम बात कर रहे थे, तो जो हमारी पॉलिटिक्स है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, उसमें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संगठनों का भी अध्ययन किया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कंट्री है वो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी कंट्री चाहे कितनी भी विकसित क्यों ना हो, अमेरिका जैसी कंट्री क्यों ना हो, शक्तिशाली कंट्री क्यों ना हो, चाहे वो छोटी कंट्री हो चाहे बड़ी हो, सबको एक दूसरे की आवश्यकता है। एक दूसरे के ऊपर निर्भरता जो है, जैसे अगर हम बात करें तो सारे मनुष्य, अगर कोई मनुष्य के पास सारी पावर है, सब कुछ है, फिर भी उसको दूसरे मनुष्य की जरूरत पड़ेगी किसी न किसी स्टेज पर जाकर। तो वैसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो राज्य हैं वो अकेले अलग थलग नहीं रह सकते, उनको किसी न किसी जगह पर तो जो है वो एक दूसरे राज्य की मदद लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, और जैसा अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए मैं बात करें कि कोई कंट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब हर चीज है उसके पास, हर चीज है, तो ये थोड़ी है कि वो कंट्री अलग हो जाएगी, मुझे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास तो सारी कुछ चीजें, ऐसा नहीं होगा। कभी ना कोई ऐसी स्टेज आएगी जब उसे जरूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वायरस की अभी की बात कर लूं, है ना, कोरोना वायरस ऐसी बीमारी जिसकी वैक्सीन नहीं मिल रही थी, बहुत टाइम बाद जाके जो है वैक्सीन बनी। तो ऐसी स्टेज में अमेरिका जैसा जो एक डेवलप्ड कंट्री है उसको भी जो है वो इस तरह से जल्दी से वैक्सीन नहीं बना पाई, उसको भी जो है डिपेंड होना पड़ा कि कोई ना कोई कंट्री तो बनाए। उसके बाद उन्होंने चलो बना ली। तो वही वाली बात है, ऐसे अनजाने खतरे या अनजानी समस्याएं आ सकती हैं, तब एक न किसी न किसी कंट्री पे, किसी भी देश को डिपेंड होना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, निर्भरता इसमें बनी ही रहती है। फिर आपने देखा हुआ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की क्यों जरूरत पड़ती है। अब देखा आपने, सिर्फ जो देश है सहयोग से तो रहते नहीं है। आपको पता है, अगर हम लोग भारत की, पाकिस्तान की बात कर लें, इनके झगड़े चलते रहते हैं, भारत चाइना के झगड़े चलते रहते हैं, अमेरिका रूस के साथ में रिलेशन सही नहीं चलते हैं, या उत्तरी कोरिया के नहीं चलते हैं अमेरिका के साथ में। तो ऑर्गेनाइजेशंस की तब जरूरत है ना कि जब देशों में सहयोग और वगैरह की भावना नहीं हो रही, अशांति बढ़ रही, युद्ध का माहौल बन रहा है,
तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सामने आए, इस तरह के कानून बनाए, इंटरनेशनल कानून बनाए, ठीक है, कोई वार्ता वगैरह करवाए और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखें, तो ये तब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बहुत जरूरत पड़ जाती है। जैसे सार्क है, WHO है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूरोपीय यूनियन है, आसियान है, इस तरह के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनकी जो जरूरत है वो पड़ती है। इसलिए इन सब की स्टडी करना भी बहुत जरूरी है, तभी जो है आप सही से एक राज्य को समझ पाओगे, क्योंकि एक राज्य के लिए दूसरे राज्यों पर डिपेंड होना भी जरूरी ही है, ठीक है। तो आप जब इन सब चीजों को समझोगे तब आप एक राज्य को अच्छे से जो है वो समझ सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास स्टडी ऑफ मैन एज पॉलिटिकल बीइंग। Study of man as political being, मतलब एक मनुष्य की राजनीतिक के रूप में, राजनीतिक तौर से जो है उसकी स्टडी करना। आपको पता है कि हमने सबने सुना है, इस बात को तो बहुत ज्यादा ही सुना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, सामाजिक प्राणी है वो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हम कितना भी, कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे अलग रहना पसंद है, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल अलग नहीं हो सकते समाज से, ठीक है। जरूरतें आपकी समाज में पूरी होंगी, आपको अधिकार वगैरह सब समाज में मिलेंगे, अधिकारों का प्रयोग भी आप समाज में ही कर सकते हो, ठीक है। और आप देख लो, आप चाहोगे कि मैं अलग रह लूं, है ना, अगर अजीब अजीब बीमारी आ जैसे कोरोना वायरस की तरह, तो क्या आप अपना खुद का इलाज कर लोगे? नहीं ना। तो समाज में रहना जो है वो, एक मनुष्य वैसे भी अगर बात करें तो अकेला नहीं रह सकता है, बिल्कुल टोटली अकेला नहीं रह सकता, समाज से अलग जाके कहीं घाटियों में रहने लग जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो सामाजिक प्राणी है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी भावनाएं हैं जो एक दूसरे के साथ उसको जोड़ के रखती हैं। तो मैं वो कहना चाहती हूँ कि सामाजिक प्राणी के साथ साथ में मनुष्य जो है वो राजनीतिक प्राणी भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग दिन प्रतिदिन ऐसी कुछ राजनीतिक काम करते रहते हैं जिनको उनको खुद को पता नहीं चलता है। जैसे कई लोग ऐसा मानते हैं कि राजनीतिक कामों का मतलब क्या है, चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, प्रचार प्रसार करना, ये सब राजनीतिक काम है। नहीं, राजनीतिक काम हम लोग भी, आम लोग भी डेली ही करते रहते हैं, इवन हमें पता ही नहीं चलता। जैसे अगर हम लोग अपने अधिकारों के लिए मांग उठा रहे हैं, हम कोई संगठन बना रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं, ठीक है, ये सब भी जो है वो कानून, अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया है ना, तो हम उसके खिलाफ जो है वो आवाज उठा रहे हैं, ये सब पॉलिटिकल गतिविधियां ही है ना। तो ये सब जो है, इसलिए मनुष्य जो है डेली इस तरह की पॉलिटिकल गतिविधियां करता रहता है। तो इसलिए मनुष्य की स्टडी एक राजनीतिक के रूप में करना भी जरूरी है कि वो किस तरह से राजनीति के कामों में जो है वो भूमिका निभाता है अपनी, किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो ये सब करेंगे तब हम एक स्टेट को अच्छे से जो समझ पाएंगे। पॉलिटिकल साइंस में इस सब की स्टडी भी की जाती है, क्योंकि मनुष्य से ही पॉलिटिकल साइंस जो है वो बना है, ठीक है। क्योंकि एक जो राज्य है, राज्य बना तब पॉलिटिक्स आई, और राज्य लोगों से बना है। इसका मतलब जो पॉलिटिक्स है वो लोगों से जुड़ी हुई है। अगर लोग नहीं होंगे तो पॉलिटिक्स किसके बीच में चलेगी? पेड़ पौधे, जानवर, ये तो आपस में पॉलिटिक्स नहीं करेंगे ना। कौन करता है? मनुष्य करता है ना। तो मनुष्य से ही पॉलिटिक्स हुए, इनडायरेक्ट रूप से कहते हैं, डायरेक्टली मनुष्य से संबंधित है, ठीक है। देन हमारे पास फिफ्थ है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज यानी राजनीतिक विचारधाराओं की स्टडी करना। आपको पता है कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग विचारधाराएं पाई जाती है। जैसे भारत में जो है वो कोई एक विचारधारा नहीं, मिश्रित विचारधारा है। समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का मिश्रण जो है यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन कई कंट्री में समाजवादी है। समाजवाद में क्या होता है कि वहां पर खुली प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है, मतलब सॉरी, पूंजीवाद में जो है वो खुली प्रतिस्पर्धा होती है। समाजवाद में एक तरह से हो जाता है कि सारा हर चीज पर जो है वो गवर्नमेंट का मतलब नियंत्रण रहता है। पूंजीवाद में होता है कि खुला पूरा कर दिया जाता है कि जो इस तरह से कंपटीशन कर सकता है वो आगे कर सकता है, आगे करे कोई कंपटीशन, ठीक है, ये होता है पूंजीवाद में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में दोनों है। आपको पता है कि
कि पूंजीवाद भी है यहाँ पर, क्योंकि खुली प्रतिस्पर्धा भी रखी है, लेकिन जो वीक है उनको गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है। ठीक है, तो मिश्रित विचारधारा को अपनाया है, क्योंकि भारत के लिए यही विचारधारा उस टाइम हमारे जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने उचित समझा था। कुछ देशों में जो है वो समाजवादी है, कहीं पूंजीवादी विचारधारा है। तो इससे क्या है कि इसका स्टडी करना भी जरूरी, क्योंकि इन विचारधाराओं का लोगों के विकास पर जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और अलग अलग उस पर डिपेंड करता है कंट्रीज पे कि लोग कौन सी विचारधाराओं को पसंद कर रहे हैं, समाजवादी को कर रहे हैं, पूंजीवादी को कर रहे हैं, उदारवादी को कर रहे हैं, नाजीवादी विचारधारा को पसंद कर रहे हैं। लोग क्यों करते हैं इन विचारधाराओं को, इन विचारधाराओं का लोगों के विकास से संबंध कैसे है, लोगों के विकास को कैसे प्रभावित करती है, सबकी स्टडी जो है वो की जाती है। और इन विचारधाराओं से लोग कैसे प्रभावित होते हैं, ये सब जो है इसमें स्टडी की जाती है। तो इसका स्कोप में कह सकते तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम जब तक इसके स्कोप को सही से नहीं समझेंगे हमें पॉलिटिकल साइंस समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले कंसेप्ट तो हमें यही क्लियर करना है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, एक्चुअली में वो है क्या, पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता क्या क्या है, हम वही वाली स्टडी कर रहे हैं अभी। तो इसको ध्यान से समझना जरूरी है कि पॉलिटिकल साइंस में आता क्या क्या है। तो इसके स्कोप में और भी काफी पॉइंट्स हैं, वो जो मैं दूसरे वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ऐसे ये सबकी मेंटालिटी होती है, देखो मेरी खुद की भी है, बोर हो जाते हैं देख देख के, तो थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो चीजें दिमाग में भी जाती हैं। तो नेक्स्ट जो भी पॉइंट्स बचे हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।